वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पीएनबी के बारे में, जो कि मोस्ट टॉकेटिव बैंक रहा, पीएनबी और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। तो इस वीडियो में हम करेंगे पीएनबी का फंडामेंटल एनालिसिस, जानेंगे कैसे रहे Q4 रिजल्ट, और अब ये जो रैली आ चुकी है और थोड़ी बहुत गिरावट वापस आने लगी है, इसके बाद आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि अब पीएनबी को लें या नहीं लें, और जिन लोग ने पुराने भाव पे ले रखा है उन्हें होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ों को हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे और यहाँ पे आपको बताएंगे कि यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। अभी तक अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ जुड़ जाइए। ये एक नॉर्मल टेलीग्राम चैनल नहीं है, यहाँ पे सभी तरह की स्टॉक मार्केट की न्यूज़, कॉन कॉल्स, ब्रोकरेज रिपोर्ट वगैरह सब एक साथ यहाँ पे अपडेट होती है, ठीक है ना। और ये एकदम ऑटोमेटेड फीड के थ्रू चलता है और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, अभी तक इंडिया में ये कोई नहीं कर रहा है। चलिए बात करेंगे पीएनबी की। तो पीएनबी का यहाँ पे जो प्रॉफिट आया है 5,860 करोड़ का प्रॉफिट आया है। वहीं पे जो एक्सपेक्टेशंस थी इस बार वो करीबन 900 करोड़ के यहाँ पे 586 करोड़ का प्रॉफिट आया है, और यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस थी वो 900 करोड़ की थी, ठीक है। तो लगभग ये सारी गणित है। और अभी अपन बात कर लेते कुल मिला के एक्सपेक्टेशंस को यहाँ पे बीट तो नहीं किया है, बट यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है जो यहाँ पे अच्छी रही है, और वो सारी चीज़ों को अपन देखते हैं। और ये मैं बता दूँ ऑलरेडी, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, और यहाँ पे क्योंकि अगर आपको पूरा बिजनेस समझना है, कंपनी को समझना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि क्या पीएनबी एक नेक्स्ट मल्टीबैगर हो सकता है क्या, तो ये सारी चीज़ों आपको पहले कंपनी की फाइनेंशियल समझने पड़ेंगे, कंपनी कितनी प्रॉब्लम में क्या है, वो सारी चीज़ों भी समझनी पड़ेंगी। चलिए अगर अपन देखेंगे नेट प्रॉफिट यहाँ पे FY21 के लिए 2000 करोड़ का रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे अगर आप देखोगे 28% से बढ़ा है 22,980 करोड़। वहीं पे अगर अपन देखेंगे ग्लोबल और यहाँ पे जो NIM है, ग्लोबल NIM 2.88% रहा है। उसके बाद अगर आप बात करोगे जो इनका बैंक का बिजनेस है, ग्लोबली बिजनेस, वो यहाँ पे 1,84,000 करीबन यहाँ पे 18,45,000 करोड़ का यहाँ पे बिजनेस हुआ है, जो कि पता नहीं क्यों यहाँ पे कंपेयर करके और हाइलाइट्स में बताया गया है, ऐसा कुछ भी वो नहीं है। और इनकी जो डिपॉजिट्स हैं उनके अंदर अगर आप देखते हो तो 3.24% की यहाँ पे डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिली है, और वही सारी चीज़ें। ग्लोबल क्रेडिट कितना है यहाँ पे करीबन है 7,39,000 करोड़ का क्रेडिट दे रखा है। कासा रेशो जो है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, 0.347 से ही बढ़ता है, 3.47% से बढ़ता है, और वो 45% हो गया है। और वहीं पे जो कासा रेशो के अंदर जो कासा डिपॉजिट्स के अंदर ग्रोथ है वो 11.24% की। हमने ना IDFC फर्स्ट बैंक में ना कासा की बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखी है, तो अगर आप उससे कंपेयर करते हो तो यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे वीक परफॉर्मेंस है। सेविंग टर्म्स जो टर्म डिपॉजिट्स है 12% से बढ़े, 19% से रिटेल डिपॉजिट्स, कोर रिटेल लोन्स 9.5% से, MSME लोन 7.46% से बढ़ते हैं। CRAR जो है इनका है, कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशो, वो 14.32% है, जो कि एक ठीक ठाक ही है, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 28% से बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे 17% से बढ़ी है। ग्लोबल NIM इनका 2.88% रहा है। कॉस्ट टू इनकम रेशो 47% के लगभग रहता है। PCR जो होता है, प्रोविजन कवरेज रेशो, मान लीजिए यहाँ पे 100 करोड़ के लोन में यहाँ पे प्रॉब्लम है और उसके अगेंस्ट कितना प्रोविजन किया है, तो यहाँ पे जो प्रोविजन किया है वो 80% का किया है, ठीक है ना। अगर आप इसको कंपेयर करते हो SBI या फिर HDFC से, HDFC का तो 100 से भी ज़्यादा प्रोविजन होता है, ठीक है, और ICICI बैंक का लगभग 100 के करीब ही है। और वहीं पर अगर अपन देखेंगे तो SBI का भी यहाँ पे जो है वो सिचुएशन काफ़ी अच्छी है, अगर आप किसी भी पैरामीटर पे कंपेयर करते हो। SBI बहुत ही बड़ा बैंक है ना, तो इसका 80% प्रोविजन कवरेज रेशो है। GNPA अगर आप देखते हो 14.12% का GNPA, SBI का GNPA तो बहुत कम है। वहीं पे अगर अपन देखिए 14% का GNPA, नेट NPA यहाँ पे 5.73 का है। HDFC का अगर आप नेट NPA देखोगे ना 1% से भी कम है। तो ये सारी चीज़ें जो अपने को कंसिडर करनी चाहिए किसी भी बैंक में पैसा लगाने से पहले, और NPA का तो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अच्छा, डोमेस्टिक डिपॉजिट 2.76% से बढ़ते हैं, और डोमेस्टिक एडवांसेस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है ना, मेरे को जो इंपॉर्टेंट बात लगती है कि यहाँ पे जो मेन बिजनेस है, कंपनी का लोन देने का काम होता है, तो वहीं पे अगर आप देखोगे 7,19,000 करोड़ से अब यहाँ पे लोन्स रह गए, जहाँ पे पहले 7,41,000 करोड़ के लोन थे। इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। बैंक एक तो है ना बहुत राइट ऑफ वगैरह करता रहता है, आए दिन इनके NPA होते रहते हैं, आए दिन ये फ्रॉड में पकड़ में आ जाते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। और वहीं पर अगर आप देखोगे इनकी बिजनेस वॉल्यूम भी बहुत ही फ्लैट रहे, तो मतलब जो कंपनी की वो है ना सिचुएशन बिल्कुल फ्लैट ही रही है। और वहीं पे कासा रेशो वगैरह के बारे में बताया था मैंने, अच्छी खासी ग्रोथ है। और वहीं पे प्रायोरिटी सेक्टर और प्रॉफिटेबिलिटी पे अगर अपन बात करते हैं, टोटल इनकम जो रही है
Q4 के अंदर 22,532 करोड़ की रही है। और वहीं पे अगर अपन देखेंगे यहाँ पे 93,000 करोड़ की यहाँ पे FY21 के लिए रही है। और वहीं पे अगर अपन देखेंगे जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 1.9% से बढ़ के 6,900 करोड़ रही है। और ये सारी चीज़ें हैं। एसेट क्वालिटी के बारे में मैं अपन है ना जब इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे तो बात कर लेंगे। डिजिटलाइजेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और अमालगमेशन जो है बेसिकली यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने थोड़ी बहुत चीज़ें बताई है, क्या क्या हम लोग ने स्टेप्स लिए थे, तो उस कारण से यहाँ पे चीज़ें बताई है। बट यहाँ पे है ना थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो यहाँ पे इनकी 10,760 ब्रांचेस हैं और वहीं पे रूरल SME का ये सारी चीज़ें बताई गई है। और वहीं पे अगर आप देखोगे PM केयर फंड में 3.94 करोड़ रुपीस डाला गया है। और वहीं पे अगर आप देखोगे CM रिलीफ फंड्स में यहाँ पे अगर आप देखोगे 2.8 करोड़ रुपीस डाला गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है जो आपको देखनी चाहिए। बाकी तरह तरह के न्यू इनिशिएटिव्स हैं जो कि सब डिजिटल वगैरह हो सकते हैं, अवार्ड और सोशल मीडिया वगैरह का भी यहाँ पे बताया गया है। बट यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग को कोई और नहीं बताएगा, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो अपन ने ना यहाँ पे बैंक है ना एक तो अकाउंटिंग पॉलिसी बदल चुका है और उसके कारण बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। चलिए अकाउंटिंग पॉलिसी यहाँ पे जो बदली गई है ना, मैं आपको बहुत सिंपल से समझा देता हूँ। अगर कल को NPA की रिकवरी होती थी ना तो पहले यहाँ पे चार्जेस वगैरह पे किए जाते थे। चार्जेस यानी NPA को रिकवर करने के एक्सपेंस, फिर इसको किया जाता, प्रिंसिपल का पेमेंट किया जाता था, प्रिंसिपल लोन जो होता था ना उसके अगेंस्ट यूज़ किया जाता था, और फिर जो पैसा होता था ना वो इंटरेस्ट के करीब यहाँ पे लगाया जाता था, ठीक है। तो लास्ट में इंटरेस्ट आता करता था। अब यहाँ पे क्या किया है ना बैंक ने, यहाँ पे पहले चार्जेस लिया है, फिर इंटरेस्ट लिया है और फिर यहाँ पे प्रिंसिपल की रिकवरी दिखाई है। और इससे क्या होगा, और कुछ नहीं होगा, आपको बैलेंस शीट में यहाँ पे बेसिकली जो लोन रिकवरी है वो कम दिखेगी, बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट की इनकम आपकी बढ़ जाएगी। और इस कारण से जो इम्पैक्ट आ रहा है ना वो करीबन 611 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ गए हैं। और वहीं पे अगर आप इस क्वार्टर के लिए देखोगे 162 करोड़ रुपीज से यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ गए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो लोग बाग आपको बताएंगे नहीं, बट अपने को एज अ शेयर होल्डर यहाँ पे बहुत दिमाग लगाना पड़ता है और इन चीज़ों को समझना पड़ता है। और हमसे लोग बाग बहुत बार पूछते हैं कि आप कैसे एनालाइज करते हो, तो बेसिकली ये नोट्स टू अकाउंट है ना, ये सबसे ज़्यादा पढ़ने चाहिए, इनमें बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। उसी के अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कोविड-19 रिजोल्यूशन के कारण यहाँ पे इनका जो अकाउंट था 1338 करोड़ रुपीस का यहाँ पे एक्सपोजर है 6,800 अकाउंट में, और ये सारी चीज़ें हैं। और उसी के अलावा यहाँ पे जो एसेट क्लासिफिकेशन के कारण यहाँ पे जो इंटरेस्ट का यहाँ पे अभी पेमेंट करना रहेगा, तो इस बार क्या किया इन लोग ने 328 करोड़ रुपीज़ का इंटरेस्ट यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो वो 328 करोड़ का उसका इम्पैक्ट है। बट ओरिजिनल इम्पैक्ट कितना होगा वो यहाँ पे कैलकुलेशन IBA के साथ करके करेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं ओवरऑल यहाँ पे जो अपन ने बात करी। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं कि PNB हाउसिंग फाइनेंस में जो सभी कैपिटल फंड रेज हो रहा है उसके कारण यहाँ पे क्या इम्पैक्ट आएगा PNB पे। देखो PNB में अगर आप पूछते हो ना फंडिंग वगैरह के हिसाब से कोई भी स्टेक कोई चेंजेस नहीं आएंगे। पहले PNB का स्टेक 30% था, अब यहाँ पे 20% हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप पूछो कि स्टेक सेल किया है या नहीं किया है, ये केवल है ना नया इन्वेस्टर आ गया उसको नया थोड़ा स्टेक दे दिया है तो यहाँ पे उसका स्टेक बढ़ गया है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का स्टेक कम हो गया है। इसको अपन बोलते हैं शेयर स्टेक डाइल्यूशन, ठीक है। और ये लोग है ना बहुत से लोग ही समझ नहीं रहे कि यहाँ पे है ना डाइल्यूशन भी हो रहा है, उसके बारे में बात PNB हाउसिंग की वीडियो में करेंगे। बट यहाँ पे एज मतलब बैंक को कुछ पैसा नहीं मिल रहा है ना, पूरी डील से कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है। एक अच्छी चीज़ होगी कि यहाँ पे PNB हाउसिंग फाइनेंस की थोड़ी बहुत अगर सिचुएशन बदलती है तो यहाँ पे जो इनका 20% स्टेक है और ये लोग प्रमोटर रहेंगे ही रहेंगे, तो यहाँ पे बैंक की ओवरऑल कंसोलिडेटेड प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छा खासा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी। और एक बार आप देख लीजिए, मैं आपको एक और चीज़ बता ही देता हूँ कि फटाफट से यहाँ पे जो अभी बैलेंस शीट है ना उससे अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से अच्छा कोई भी आपको नहीं बता सकता। अगर आप देखोगे यहाँ पे टोटल इनकम को, तो यहाँ पे पिछली बार से जो टोटल इनकम है पिछले क्वार्टर से अगर हम बात करें तो यहाँ पे कम हुई है, ठीक है। और वहीं पे अगर आप बात करते हो पिछले साल से भी, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे बढ़ गई है। वहीं पे अगर अपन देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैंक का यहाँ पे कम हुआ है पिछले क्वार्टर से। और वहीं पे अगर अपन नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे कम हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये अपने को कंसिडर करना चाहिए था। और यही सब होता है कि यहाँ पे ओवरऑल सिचुएशंस कैसी होती है। अच्छा, आप लोग पूछोगे आपने बोला 586 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था, तो देखो 586 करोड़ स्टैंड अलोन बेसिस पे था। अपन तो जो शेयर होल्डर हैं PNB के, वो PNB की सारी सब्सिडरीज को मिला के, तो आपको ये देखना चाहिए कि ओवरऑल यहाँ पे सिचुएशन कैसी रही है। और बैंक हमेशा और न्यूज़ वाले हमेशा वही बताएंगे जो अच्छा होता है, ठीक है ना। वो हाईलाइट्स बताते हैं बट हाईलाइट्स के पीछे क्या क्या हो रहा है वो नहीं बताते। तो ये सारी चीज़ें, ओवरऑल रिजल्ट अभी भी वैसे ही रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा है ना खास इंपैक्ट नहीं आया है। कोई अगर सोच रहा है कि यहाँ पे PNB में बहुत ज़्यादा मतलब है ना
पुराना वो हो गया है, तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। चलिए अब अपन यहाँ पे आ जाते हैं पीएनबी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे, जो आपको बहुत ही मज़ा आएगा उसको देखने में भी। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे चलते हैं, ये सारी जो चीज़ें होंगी आई थिंक जो अगर आप देखोगे तो ये अपना है ना स्टैंड अलोन बेसिस पे रहेगा, ठीक है। हाँ, ये सारी चीज़ें स्टैंड अलोन बेसिस पे। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे एक बार है ना एसेट क्वालिटी देख लेते हैं, बहुत लोग जानना चाहते रहते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनका एनपीए जो है वो 14% का रहा है, ठीक है। ये ग्रॉस एनपीए का रेशो है और इसके अंदर बहुत ही कम डिक्रीज हुआ है। हमने ना बाकी सब बैंक्स में देखा था बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, और वहीं पे नेट एनपीए का रेशो में भी कुछ खास डिक्रीज नहीं है। और वहीं पे अगर अपन देखते हैं प्रोविजन कवरेज रेशो यहाँ पे स्ट्रांग हुआ है, जो कि अच्छी बात है। कॉस्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे कम हो रही है, स्लिपेज रेशो कम हो रहा है। स्लिपेजेस रेशो का मतलब क्या होता है कि टोटल लोन बुक का यहाँ पे कितना % इस बार लोन उसमें चला गया, ठीक है, बेसिकली एनपीए में चला गया। अच्छा, कुछ लोग पूछना चाहते हैं यहाँ पे है ना कितना लोन फ्रॉड हुआ है इस साल में, तो करीबन 9000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, ठीक है ना। 9000 करोड़ के लोन फ्रॉड डिक्लेयर किए गए हैं। अब ये फ्रॉड कौन से लोन होते हैं, जो नीरव मोदी वाले होते हैं ना, कि लोग बाग गलत तरीके से लोन ले लेते हैं और फिर भाग जाते हैं, तो 9000 करोड़ के लोन रिपोर्ट किए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके अलावा अच्छा मूवमेंट ऑफ एनपीए में आपको है ना बहुत सारी चीज़ें पता पड़ेंगी कि कितना यहाँ पे रिकवरी हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो कैश रिकवरी है ना 11400 करोड़ की है, और ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अपग्रेडेशन मतलब क्या होता है कि बेसिकली उनकी हालतें सुधर जाती है, तो अपग्रेडेशन में आ जाता है 2300 करोड़ का। और वहीं पे अगर आप देखोगे Q4 FY21 के अंदर 6000 करोड़ की रिकवरी हुई है। टोटल रिडक्शन अगर अपन देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 29000 करोड़ के हुए हैं। बट यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि बैंक ने राइट ऑफ कितना किया है। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, वो लोन का पैसा कभी नहीं आने वाला, ठीक है, पूरी की पूरी बुक से गायब कर दिया जाता है ना। तो वो है करीबन 12000 करोड़ के यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 12000 करोड़ के इनके जो लोन है वो उनको उनने एनपीए को राइट ऑफ कर दिया, बैलेंस शीट से हटा दिया। अब इसके पीछे एक और रीजन हो सकता है। देखो अब यहाँ पे क्या होता है ना, एनपीए कम हो रहे 12000 करोड़ से, जबकि उनसे कभी रिकवरी हुई नहीं है, और इस कारण भी है ना आपका एनपीए रेशो कम होता है, ठीक है। अगर आप इन 12000 करोड़ को अभी भी एनपीए दिखाओगे ना, तो आपका एनपीए रेशो ज्यादा होगा। तो ये सारी चीज़ें होती है, और ऐसा हम लोग ने येस बैंक के केस में देखा था, उनका भी राइट ऑफ बहुत ज़्यादा था। अच्छा, इस बार नए एनपीएस कितने हुए, तो करीबन आप देखोगे पूरे साल के अंदर 25000 करोड़ के नए एनपीएस हुए हैं। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो और कितने लोगों को अगर आप देखोगे इन लोग ने यहाँ पे जो लोन दिया है, जो ऑलरेडी एनपीए थे, इस बार इन लोग ने ना 4000 करोड़ का लोन ऐसे लोगों को दिया है जो एनपीए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मतलब वो सारा आपको देखना चाहिए। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फ्रेश स्लिपेजेस देखो 23000 करोड़ का यहाँ पे इस बार आ गया है, मतलब Q4 के अंदर 23000 करोड़ के नए एनपीए डिक्लेयर किए। तो ओवरऑल यहाँ पे जो इनकी है ना असेट की सिचुएशन है ना बहुत खराब है, ठीक है। सबसे ज़्यादा खराब अगर आप देखते हैं तो शायद पीएनबी में होगी, अगर बड़े बैंक्स की बात करते हैं तो। बाकी एसेट क्लासिफिकेशन आप देख सकते हो, टोटल यहाँ पे एडवांसेज है उनके, यहाँ पे अगर आप चिट्टा बिट्टा देखना चाहते हो तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर अपन देखते हैं तो ग्रॉस एनपीए यहाँ पे करीबन 1 लाख करोड़ के हैं, और वहीं पे अगर आप बात करते हो तो डाउटफुल वगैरह भी है, सब स्टैंडर्ड भी है, और लॉस एसेट्स भी है, ठीक है ना। तो इन सबको अगर अपन मिलाते हैं तो बैंक की अगर आप देखोगे तो ओवरऑल यहाँ पे 15% अगर आप देखते हो 15% के लगभग यहाँ पे ओवरऑल अभी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है। सेक्टर वाइज एनपीए आप देख लीजिए। अच्छा, सेक्टर वाइज एनपीए पे अपन क्या यहाँ पे फोकस करते हैं कि इनमें से कौन कौन से ऐसे सेक्टर है जो अभी भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। अगर आप देखोगे रिटेल लोन्स में तो ठीक है, बट रिटेल लोन्स में है ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अभी कोविड-19 लॉकडाउन के कारण एक इंडिविजुअल आदमी की इनकम बहुत कम होती है। हाउसिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, कार व्हीकल में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एग्रीकल्चर तो ठीक है, एमएसएमई, एजुकेशन वगैरह ठीक है। कॉर्पोरेट एडवांसेस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट एडवांस में ही लोग बाग है ना तरकीबें लगाते हैं। एक नॉर्मल इन्वेस्टर, एक छोटा इन्वेस्टर कभी है ना बैंक को चकमा नहीं दे सकता, बहुत मतलब मुश्किल होता है ना, लोन का नहीं चुकाना वगैरह। और एक कॉर्पोरेट आदमी बहुत जल्दी से है ना बैंक को मना कर सकता है, जैसे नीरव मोदी ने बहुत ही आराम से मना कर दिया, ठीक है। ओवरसीज एडवांसेस में भी इन लोग को यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इनका है ना ओवरसीज एडवांसेस में भी यहाँ पे है। अच्छा, एक्सपोजर टू एनसीएलटी अकाउंट, अब ये क्या होता है, देखो कितने लोन्स यहाँ पे एनसीएलटी में जा चुके हैं, ठीक है ना। मतलब 1 लाख करोड़ के एनपीए में से 70,000 करोड़ का यहाँ पे एनपीए वहाँ जा चुका है, और इनके खिलाफ जो प्रोविजन कर रखा है वो लगभग 100% का कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ अकाउंट्स दे रखा है कि कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं, यहाँ पे 512 अकाउंट्स हैं, और टोटल यहाँ पे एक्सपोजर बता रखा है कि कितना है, और वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इनमें से ना वो अमाउंट हमेशा कम हो जाता है जो यहाँ पे राइट ऑफ मार दिया जाता है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं, और ये आरबीआई लिस्ट 1, 2 2 लिस्ट निकाली थी आरबीआई ने कि इनको एनपीए डिक्लेयर करो, और फिर कुछ यहाँ पे पीएनबी ने फाइल किया था, पीएनबी के साथ जो दूसरे बैंक थे उनने किया था, ठीक है। और वहीं पे अगर आप देखोगे रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह की बात करिए कि एमएसएमई और बाकी सभी वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग इनको करके दिए, तो 3200 करोड़ की यहाँ पे एमएसएमई में रीस्ट्रक्चरिंग है। ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखते हो
तो यहाँ पे जो रिस्ट्रक्चरिंग है वो यहाँ पे 2300 करोड़ की अभी यहाँ पे बैलेंस चल रहा है और वो सारी चीज़ें। और बाकी अगर आप देखोगे सेक्टर वाइज यहाँ पे जो रिस्ट्रक्चरिंग है वो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, प्रोविजन ऑफ एसएमए अकाउंट्स अगर आप देखते हो, पोजीशन ऑफ एसएमए अकाउंट्स, एसएमए बेसिकली है ना वही वाले जो लोन्स होते हैं जिनमें प्रॉब्लमेटिक होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एसएमए कैटेगरी के अंदर जो लोन्स है वो यहाँ पे आप देख सकते हो एसएमए 2 और एसएमए यहाँ पे ये बता रखा है। तो ये बेसिकली वही एक तरीके के एनपीए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं अपन, यहाँ पे ना कितना कितना पैसा रेज किया गया है। अगर आप देखोगे तो इस बार यहाँ पे इक्विटी में 3700 करोड़ रुपए उठाया था। टोटल यहाँ पे जो फंड रेज किया 8270 करोड़ का किया है। बॉन्ड से थोड़ा बहुत पैसा उठाया और 81 बॉन्ड से उठाया है, ठीक है ना। और T1 T2 कैपिटल वो होती है जो बेसिकली है ना आरबीआई के हिसाब से डिसाइड की जाती है। और वहीं पे अगर आप देखोगे, अच्छा Q1 FY22 के अंदर अभी बैंक ने यहाँ पे 1800 करोड़ का QIP किया था, ठीक है। और उसी के कारण यहाँ पे GOI की यहाँ पे शेयर होल्डिंग कम होती जा रही है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें होती है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट होता है। अभी भी यहाँ पे अगर आप देखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक 77% के लगभग है। बाकी यहाँ पे म्यूचुअल फंड FIIs ने अच्छा खासा पैसा उठा रखा है। अगर आप देखो 8% FIIs का फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का स्टेक है। और वहीं पे FIIs का अगर आप स्टेक देखते हो तो करीबन ये 2.96% है, 2.10% है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशो का ये होता है। अच्छा, कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशो है ना, दो चीज़ों से इफेक्ट होता है। एक तो अगर आप राइट ऑफ मार देते हो ना तो वो बेसिकली खराब हो जाता है, और उसके अलावा जब कंपनी फंड रेज करती है ना तो कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अभी अगर आप देखोगे इन लोग ने कितने रुपए उठाए, 8277 करोड़ रुपए उठाए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 1800 करोड़ और उठा लिए। तो अभी आप देखोगे ना तो कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशो बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। भले ही बैंक कितनी ही एनपीए डिक्लेयर करता जाए, वो यहाँ पे CRA इनका खराब होता जा रहा होगा, बट उतने ही है ना ये लोग पैसे उठा लेते हैं ना, तो आपको कभी भी सही पोजीशन पता ही नहीं पड़ेगी जब तक आप ये नहीं कंसिडर करोगी कि बैंक ने पैसा कितना उठा लिया। अगर यहाँ पे बैंक की पोजीशन, यहाँ पे अगर कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशो यहाँ पे तब बढ़ता है जब यहाँ पे बिना पैसे उठाए, तो यहाँ पे मैं मानता कि बहुत अच्छी पोजीशन है। अगर आप देखो कि पैसा उठाने के बाद ये पोजीशन है, तो अगर पैसा नहीं उठाता ना तो इनका कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशो खराब होता। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोग बाग आपको नहीं बताएंगे, बट आपको बहुत ज़्यादा कंसिडर करनी चाहिए। कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन है, वो सारी चीज़ें, लेवरेज रेशो वगैरह बताए, ठीक है, वो सारी चीज़ें। अच्छा, कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप 20 बोरोवर्स को कितना कंसंट्रेशन है लोन बुक का, यहाँ पे 15% है। और वहीं पे टॉप 10 ग्रुप्स का यहाँ पे एक्सपोजर 18% है। तो यहाँ पे मैं अगर आप बोलूँगा ना, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है ना कि जब भी अगर ये 10-20 बोरोवर हैं, देखो ये बहुत बड़े होंगे मैं मानता हूँ, बट क्या है ना पता ही नहीं पड़ता कौन सा बोरोवर अगर इधर उधर हो गया ना तो फिर लफड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक्सपोजर वगैरह मतलब कंसंट्रेशन है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा बैंक के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वगैरह के बारे में बात की है कि कितने यहाँ पे वो सब चीज़ें, इंटरनेशनल ब्रांचेस हांगकांग और दुबई में है, और वो सारी चीज़ें। डिजिटल ट्रांजैक्शंस में इन लोग की सभी की ग्रोथ है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, इनकी सब्सिडरीज की ये सब परफॉर्मेंस है। और अगर आप देखोगे कितना कितना स्टेक है, अच्छा ये 32% स्टेक अब यहाँ पे 20% हो गया है PNB हाउसिंग फाइनेंस का। अच्छा, सभी कंपनीज अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट में है, 930 करोड़ का प्रॉफिट पुट ऑन किया है अगर आप देखोगे FY21 के लिए, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात है। और वहीं पे अगर अपन देखते हैं तो बाकी सभी में एक ये वाला जो बैंक है PNB इंटरनेशनल लिमिटेड, उसने थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। बाकी कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस और ये पोजीशन है। अच्छा, ये नेट प्रॉफिट इनका पूरा कंसोलिडेटेड है जो मैंने आपको बताया था। Q4 में अगर आप देखते हो तो नेट प्रॉफिट अगर यहाँ पे जो दिया है ये RRBs है। अगर आप देखोगे रूरल जो बैंक्स होते हैं उनकी यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रखी है, और इनके बहुत सारे RRBs होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, अवार्ड वगैरह दिए हैं, वो सब ठीक है। चलो अब थोड़ी बहुत और जानकारी भी ले लेते हैं। अगर अपन देखें प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, जो प्रोडक्टिविटी रेशोज होती है, यहाँ पे बिजनेस पर ब्रांच अगर आप देखते हो तो यहाँ पे बेसिकली फ्लैट रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर ब्रांच यहाँ पे फ्लैट रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर एम्प्लॉय फ्लैट, बिजनेस पर एम्प्लॉय फ्लैट, कोई ग्रोथ नहीं, ठीक है। वहीं पे अगर अपन देखें एफिशिएंसी रेशो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फंड्स पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा। कॉस्ट ऑफ फंड्स अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कम हुआ है, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी कम हुआ है, तो वो भी अच्छी बात है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ा है, तो वो एक अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन पूरे साल के लिए बढ़ा है, बट यहाँ पे Q-on-Q बेसिस पे कम हुआ है। यील्ड ऑन एडवांसेस अगर आप देखते हो कि यहाँ पे कंपनी कितना लोन का इंटरेस्ट रेट होता है वो यहाँ पे कम हुआ है। इसके पीछे क्या रीज़न है, अपने यहाँ पे इंडिया में ना इंटरेस्ट रेट कम हुई है, और यील्ड ऑफ फंड्स वगैरह भी कम हुआ है, क्योंकि अपन अब इतना किसी को चुकाते नहीं है। और इन्वेस्टमेंट की यील्ड तो ठीक है, वो तो इनका एक
ऑपरेटिंग पार्ट नहीं होता है, ठीक है। उसी के अलावा यहाँ पे क्वार्टर के लिए मैंने जैसे बताया था ना कि यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम होगा, वो ये है। अगर आप देखो कि यील्ड ऑन एडवांसेस यहाँ पे कम हुआ है, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट तो बिल्कुल सेम रही, कॉस्ट ऑफ फंड्स भी यहाँ पे सेम रही है, बट यहाँ पे जो दो इनके इनकम के सोर्स होते हैं कि यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मतलब क्या होता है, मैं इंटरेस्ट कितना पे कर रहा हूँ, मैं इंटरेस्ट कितना कमा रहा हूँ माइनस इंटरेस्ट कितना पे कर रहा हूँ, उसके बीच का जो डिफरेंस आता है ना, तो 2.83% का आता है, वो सारी चीज़ें। वहीं पे यील्ड ऑन एडवांसेस यहाँ पे कम हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल अफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो यही सारे कुछ रेशोज होते हैं जो यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा, ROA अगर आपको जानना है 0.18% है, ROE 4.21% है, जो कि ये सारी चीज़ें हैं। बुक वैल्यू पर शेयर अगर आप देखते हो तो 79 रुपीज़ है, और या बुक वैल्यू बेसिकली कुछ नहीं है, मतलब बुक वैल्यू का मतलब होता है कंपनी के एसेट्स की वर्थ कितनी है, वो सारी चीज़ें होती है। और बाकी अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह के ये सब रेशोज़ वगैरह हैं, ठीक है, अपन को इतना ध्यान नहीं देना, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। बाकी प्रॉफिटेबिलिटी और ये सब मैं बता चुका हूँ, एक्सपेंसेस वगैरह, इनकम और ये सारी चीज़ें। नॉन SLR इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इनका कितना कहाँ है वो सब आप देख सकते हो, ठीक है, उससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है। कोविड-19 यहाँ पे वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग करी थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने अकाउंट्स को यहाँ पे ये सारा चीज़ें दिया गया था, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन वगैरह, और सरकार की जो स्कीम्स होती है ना, NBFC एनर्जी सेक्टर को कितना यहाँ पे पैसा दे रखा है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें NBFC और एनर्जी सेक्टर को यहाँ पे क्यों बताया, क्योंकि ये थोड़े ना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन वाले होते हैं। तो ओवरऑल अगर आप आउटस्टैंडिंग देखोगे 46,000 करोड़ की यहाँ पे एनर्जी सेक्टर को है, और 87,000 करोड़ का NBFC को है, ठीक है। और वहीं पे अगर आप बाकी इनका ओवरऑल लोन बुक देखते हो तो ये है, उसमें से अगर आप देखोगे एनर्जी, और यहाँ पे अगर आप देखोगे 20% एनर्जी को दे रखा है, और NBFC को यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोन दे रखा है, ठीक है। तो ये दो बड़े सेक्टर थे, उनको सबसे ज़्यादा दे रखा है। और आउटस्टैंडिंग, अच्छा, असेट मिक्स होता है। अब इसमें एसेट मिक्स क्या होता है, ये बेसिकली है ना बेंचमार्क रेट है, कि यहाँ पे किस किस लोन का यहाँ पे बेसिकली है ना फिक्स रेट है या फिर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, तरह तरह की इंटरेस्ट रेट्स होती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती है। अच्छा, ये इनकी है ना वो है, आप रेटिंग आप देख सकते हो कि यहाँ पे बैंक कितने कितने रेटिंग की होती है। तो अगर आप देखोगे इनकी जो 90% है वो BBB अबव है, बट यहाँ पे AAA जो होती है वो जो मैं सबसे अच्छी मानता हूँ वो 46% ही है, बाकी अंडर रेटेड थोड़ी कम है। और ये वाली जो सिचुएशन है ना 8.48 वाले, ये अगर आप देखोगे तो ये सब है ना ख़राब लोन्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप इनका एक बार आप वो भी जोड़ सकते हो कि ये 8% भी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ही होते हैं, और अभी कोविड-19 लॉकडाउन के बाद तो और ज़्यादा सिचुएशन में होते हैं। बाकी ये है, ये अब MSME को लोन वगैरह दे रखा है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज वगैरह को, तो वो सारी चीज़ें हैं, कितना लोन वगैरह दे रखा है, टोटल अमाउंट सैंक्शन कितना है। और जो सरकार की जितनी भी बड़ी बड़ी स्कीम्स होती हैं उनमें इन लोग को भागीदार बनना ही पड़ता है, क्योंकि ये PSU बैंक है। प्रायोरिटी सेक्टर के लैंडिंग के अचीवमेंट्स है, कितना कितना टारगेट होता है। देखिए RBI ना हर बार है ना कुछ सेक्टर्स का नाम अनाउंस करती है कि इनको अगर आप लोन दोगे तो आपको हम थोड़ा बहुत फ़ायदा देंगे, तो वो सारी चीज़ें होती है। बाकी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ देखने को मिली है ना, तो MSME को लोन सबसे ज़्यादा दिया है इन लोग ने, और उसके अंदर एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, तो वो कंपोजिशन ऑफ एडवांसेस है। उसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर लोन्स को एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कासा की डिपॉजिट और कासा के रेशोज़ हमने बता दिए, एकदम फ्लैट रहे थे। बिजनेस वगैरह मैंने बता ही दिया है, अमालगमेशन कंप्लीटेड वगैरह वो सब ठीक है, चीज़ें हो चुकी है। की फिनेंशियल रेशोज़ आप देख लो, मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा आज अपन ने डिटेल डिस्कशन कर लिया है। और ये था पूरा PNB का एनालिसिस। अब हम जान लेते हैं कि इसमें आपको क्या करना चाहिए, थोड़े बहुत चार्ट्स भी बता दूंगा और थोड़ी बहुत मैं अपनी राय भी दे दूंगा। अच्छा, शेयर होल्डिंग पैटर्न का अगर चेंजेस जानना चाहते हैं तो वो मैं बता दूं, FII ने अपना स्टेक कम किया है, DII ने भी अपना स्टेक कम किया है। और आपको ये बहुत सोचने वाली बात होनी चाहिए कि ये लोग अगर अपना स्टेक कम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। अच्छा, इनके पीयर से कंपेयर करना तो यहाँ पे कुछ खास होगा नहीं। P रेशो अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे आई थिंक पहले मैं देख लूँ तो P बराबर है या नहीं। चलिए, यहाँ पे अगर आप चार्ट में देखोगे तो बैंक ने ना पिछले एक महीने में काफ़ी ज़्यादा रैली दिखाई है, ठीक है। इस एक जो अच्छा खासा यहाँ पे जो लेवल बना था, ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये 38-37 वाला सपोर्ट है, जो कि एक अच्छा खासा बाइंग बन सकती है यहाँ पे, ठीक है। वो और एक महीने का सपोर्ट है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बैंक ने थोड़ी बहुत यहाँ पे तेज़ी दिखाई थी, और यहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़े थे, बट अब यहाँ पे क्या, एक तो वॉल्यूम्स भी कम हो गए हैं, और यहाँ पे ये जो अगर आप देखोगे तो पीछे वापस चलने लग गया है। अगर आप देखोगे ये ऑलरेडी स्टॉक थोड़ा बहुत टूटा भी है, और यहाँ पे अगर अपन 5 दिन का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे बैंक ने ना थोड़ी बहुत यहाँ पे गिरावट भी दिखाई है, तो वो सारी चीज़ें हैं। और अभी रिजल्ट है ना वैसे नहीं आए जैसे आने चाहिए थे, ठीक है। और 6 महीने का अगर आप चार्ट देखते हो तो यहाँ पे बार बार वही बात है, अगर यहाँ पे ये वापस 36-38 लेवल पे आ गया ना
और यहाँ से अगर 43 से अगर ये इस लेवल पे आया तो वापस एक है ना वही चीज़ चलने लग जाएगी और फिर वापस इसका है ना उठना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और वो सारी चीज़ें, वो बात अलग है। यहाँ पे अभी अप्रैल में इसका स्टॉक बहुत कम आ गया था, 33 रुपये कुछ आ गया था, 30, 33, 32, 30 रुपये आ गया था, तो वो सारी चीज़ें। बट यहाँ पे एक बार है ना 43 के जो लेवल है इस पर अपन को एक बार वेट करना चाहिए। मेरी जो राय रहेगी वो बहुत ही सिंपल है और मैं ज़्यादा है ना इसमें आपको टेक्निकल से ज़्यादा मैं फंडामेंटल में बिलीव करने वाला आदमी हूँ। तो यहाँ पे अभी भी ये है ना अपने एक जो बेसिकली रेजिस्टेंस जोन पे चल रहा है, जो कि अपना एक रेजिस्टेंस बना हुआ ही है, तो यहाँ पे अपने को वेट करना चाहिए। और चलिए रेजिस्टेंस की बात करी तो रेजिस्टेंस भी जान लेते एक बार अपन, रेजिस्टेंस क्या क्या है और सपोर्ट लेवल्स क्या क्या है। तो मेरी यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो मेरी यहाँ पे जो राय रहेगी, जो अभी सपोर्ट लेवल है जो कि मैं बताया था आपको 36 रुपये का एक सपोर्ट लेवल है और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 45 रुपये का है। तो अपने को यहाँ पे जो बाइंग करनी है ना वो 36 से 39 रुपीज़ के लिए यहाँ पे बाइंग करनी है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप भागीदार बनना चाहते हो तो। बाकी मेरी टॉप पिक हमेशा PSU में एक ही रहेगी, वो है SBI, और उस पर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। वो टेक्निकली और फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉग है। अगर आप उसका एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और BOB का भी आप देख सकते हैं। BOB में मैंने जैसा बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ, वो शेयर है ना रिजल्ट के बाद टूटा भी था, ठीक है। और वहीं पे अगर अपन देखेंगे ये अभी इस सपोर्ट को यहाँ पे अगर अपन ये टूटता है 39 और ये वाला जो लेवल है 36, 39 वाला, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अच्छा, और अभी भी यहाँ पे क्या हुआ है अगर आप देखोगे तो 45 से वापस पीछे मुड़ना चालू हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब वो रेजिस्टेंस तोड़ ही नहीं पाया और अभी रेजिस्टेंस से अपन नीचे चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ये 4 आवर्स का जो चार्ट है वो भी आप देख सकते हो। 4 आवर्स अगर ये तो पता नहीं क्या, देखो ये न्यूट्रल हो गया, 1 आवर लास्ट में जो सेलिंग हुई थी ना उसके कारण प्रॉब्लम हो गई है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी मेरा टारगेट क्या रहेगा। अच्छा, टारगेट देखो एक बहुत ही डिसेंट टारगेट है, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो अंडर वैल्यूड है मैं मानता हूँ, बट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आपको साल भर के अंदर आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा जो लेवल होगा वो यहाँ पे 55 रुपये के 60 रुपये तक जाएगा। बट ठीक है, मैं इसमें ज़्यादा है ना बुलिश भी नहीं हूँ और मेरे को कोई खास लगता नहीं। अगर जो भी है बेसिकली मार्केट का जो रिटर्न आएगा उतना रिटर्न आपको इसमें मिल सकता है। ओवरऑल यहाँ पे फिनेंशियल प्रॉब्लम्स रहेंगी इसमें भी, ठीक है। और बाकी देखिए अब ये क्या है ना, छोटे हिले डुले स्टॉक होते हैं और इनमें ना ये अगर चलते तो बहुत ज़्यादा चलते और नहीं चलते तो है ना लोगों के 6-6 महीने तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है। लोग ये नहीं देखते कि है ना आज PNB 30 से 45 आया, वो तो ठीक है, बट वो भी तो देखो जब वो 145 से अगर 20-30 रुपये 20-25 रुपये जब आया था वो भी तो देखो कितने वेल डिस्ट्रक्ट करी है, ठीक है। अगर आप ऐसे स्टॉक में पैसा लगाते हो तो आपको थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हैं। PSU का भी चल रहा है बहुत जगह, बट अपने को अच्छे PSU में लगाओ ना। SBI बहुत बढ़िया PSU है, BPCL शानदार है, ठीक है, इसमें लगाओ ना, इसमें एक आपको कंसिस्टेंट रिटर्न मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको बता दिया। 36 से 39 के लेवल्स पे बाय करें और रिजल्ट के चलते थोड़ी बहुत यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है और वो सारी चीज़ें हैं। बाकी अपन अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए पूछना चाहते हैं तो वापस मैं बोलूँगा उनको 36-39 के बीच में लेके आप 45 के लेवल्स तक एक बार एग्जिट कर ले। अगर 45 का लेवल तोड़ता है, 46-47 पे जाके टिकता है, तो यहाँ पे अपने को जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 50 और 51-52 जो है उसके करीब यहाँ पे एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें थी, आज हम लोग ने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। और प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।